तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया के द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप सब फर्जी और गलत हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रियंका गांधी ने लिखी यूपी सरकार को चिट्ठी, कहा आर्थिक टास्क फोर्स का किया जाए गठन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है और आग्रह किया है कि महामारी के कारण प्रभावित राज्य के किसानों और मजदूरों को, छोटे उद्योगों को तत्काल राहत और सहायता दी जानी चाहिए। प्रियंका गांधी ने गरीबों को राहत देने के लिए भी राज्य की योगी सरकार से आर्थिक टास्क फोर्स का गठन करने की मांग की है। प्रियंका गांधी ने पत्र में लिखा कि किसानों को फसल कटाई में मदद की जानी चाहिए, साथ में उनकी फसल की खरीद भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस महामारी ने अधिकतर क्षेत्रों की कमर तोड़ दी है और सभी इसी के कारण परेशान है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि महामारी के कारण कई ऐसे आर्थिक और सामाजिक स्तर के मुद्दे हैं जिन पर तुरंत ध्यान दिए जाने की जरूरत है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि बीते दिनों यूपी में किसानों पर ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश की मार पड़ी थी, तब भी सरकार ने मुआवजे की घोषणा की थी, लेकिन मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, इसको तत्काल जारी किया जाए। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है प्रियंका गांधी ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो जमातियों के मुखिया मौलाना मोहम्मद साद ने दिल्ली पुलिस को लिखा खत, रखी ये मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से ये काफी बड़ी खबर निकलकर आ रही है कि तबलीगी मरकज में आयोजित जमातियों के कार्यक्रम को लेकर हुई एफआईआर के मामले में मौलाना मोहम्मद साद ने दिल्ली पुलिस को खत लिखकर पूछा है कि उन्हें ये जानकारी उपलब्ध कराई जाए कि किन धाराओं के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ खत में मौलाना ने जो है एफआईआर की कॉपी भी मांगी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मौलाना ने आगे कहा कि वह हमेशा पुलिस जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। उधर सूत्रों की माने तो मौलाना मोहम्मद साद ने खुद की कोरोना की जांच कराई है और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी मौलाना मोहम्मद साद को कोरोना वायरस नहीं है। वहीं मरकज से गायब होने के बाद उनकी लोकेशन जाकिर नगर में मिल रही है। चर्चा ये भी है कि मौलाना साद के परिवार के सदस्यों को महामारी का संक्रमण हो सकता है, लेकिन ये गलत फैलाई जा रही है अफवाह। वहीं आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि मौलाना मोहम्मद साद ने जो है एफआईआर की कॉपी मांगी है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो केजरीवाल सरकार का आदेश, घर घर सर्वे के लिए अधिकारी करें असेस कोरोना ऐप का इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वे कोरोना वायरस से ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वेक्षण करने के लिए नए असेस कोरोना ऐप का उपयोग करें। इससे एकत्रित होने वाले आंकड़ों का जल्द ही विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि किसी व्यक्ति से जुड़े आंकड़े भौतिक रूप में एकत्रित करने और उनके विश्लेषण में देरी एक बड़ी चुनौती है। इस ऐप की मदद से जमा किए गए आंकड़ों को तत्काल सर्वर पर अपलोड किया जा सकता है और तुरंत विश्लेषण किया जा सकता है। इससे नियंत्रण केंद्रों को संबंधित क्षेत्र में एम्बुलेंस और अन्य चिकित्सा उपकरण तथा कर्मियों की जरूरत पर त्वरित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। जल्दी फैसला होने से कई लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी। वहीं आपको बता दें कि अब दिल्ली में 60 से अधिक जो है हॉटस्पॉट घोषित हो चुके हैं। वहीं दिल्ली एक भारत का ऐसा राज्य है जहां पर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इस महामारी के मरीज मिल रहे हैं। तो केजरीवाल सरकार का ये काफी बड़ा ऐलान है कि असेस कोरोना ऐप का जो है सभी अधिकारी सर्वे में ऐप का इस्तेमाल करें। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो लॉकडाउन के बीच बिहार में नेशनल और स्टेट हाईवे पर ढाबा रेस्टोरेंट खोलने के आदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये बिहार से काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार में लॉकडाउन के बीच सभी नेशनल और स्टेट हाईवे पर ढाबा और रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार से गुजरने वाली नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर ढाबा रेस्टोरेंट खोलने के लिए हर जिले के डीएम कुछ शर्तों के साथ अनुमति देंगे। लॉकडाउन में मालवाहक वाहनों का सुगम परिचालन हो और चालकों को आसानी से खाना मिले, इसके लिए परिवहन सचिव ने 20 अप्रैल के बाद बिहार में ढाबा और रेस्टोरेंट खोलने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला अधिकारियों को और वरीय पुलिस अधीक्षक को निर्देश दे दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अब 20 अप्रैल से बिहार में सभी नेशनल और स्टेट हाईवे पर ढाबा और रेस्टोरेंट खोले जाएंगे, जिससे कि जो ट्रक चलाने वाले लोग हैं, जो माल ढो रहे हैं लॉकडाउन में भोजन के लिए, तो उनको जो है खाना आसानी से उपलब्ध हो सके। तो इसी के लिए ये सरकार ने जो काफी बड़ा फैसला लिया है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो रमजान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले राशन कार्ड आधार कार्ड नहीं होने पर भी सभी को मिलेगा राशन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रत्येक जरूरतमंद
जरूरतमंद को राशन आवश्यक उपलब्ध कराए जाएं, भले ही उसके पास राशन कार्ड अथवा आधार कार्ड ना हो। उन्होंने कहा कि सभी समुदाय के लोगों को ये खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर दशा में ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में बंद संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान ये सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रमजान के महीने में आवश्यक सामग्री की सुचारू उपलब्धता के लिए सभी आवश्यक प्रबंध जिला प्रशासन करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंद की अवधि में प्रदेश सरकार व्यापक स्तर पर सामुदायिक केंद्र और आश्रय गृह सफलतापूर्वक संचालित कर रही है। सामुदायिक रसोई और आश्रय गृह संचालित की ये उत्तम व्यवस्था आने वाले समय में भी इसी प्रकार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी, जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए हैं कि आश्रय गृह घर पर पृथक वास के लिए लोगों को स्वस्थ व अनिवार्य रूप से जांच की जाए और सभी व्यक्तियों के लिए भोजन आवश्यक उपलब्ध कराया जाए। योगी आदित्यनाथ ने जमाखोरी को कहा है कि जो व्यक्ति भी इस लॉकडाउन में जमाखोरी या मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर को, तो लॉकडाउन 2 को लेकर गृह मंत्रालय ने फिर जारी किया आदेश। 20 अप्रैल से कुछ और सेक्टरों को मिली छूट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने एक बार फिर से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अब और सेक्टरों से जुड़े लोगों को भी छूट दी जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नए दिशा निर्देशों में जनजातीय समुदाय को वन क्षेत्रों में टिम्बर को छोड़कर कुछ अन्य वन उत्पादों की कटाई और संग्रहण और साइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के प्रसंस्करण की छूट अब सरकार ने दे दी है। इसके अलावा बांस, नारियल, ककोआ, मसाले की फसल के साथ साथ उसकी कटाई, उसकी पैकिंग, बिक्री और विपणन की भी सरकार ने अब अनुमति दे दी है। आवास वित्त कंपनी सहित गैर बैंकिंग वित्त संस्थान और माइक्रो फाइनेंस कंपनी, सहकारी क्रेडिट सोसाइटी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति, स्वच्छता, बिजली, पारेषण लाइनों, ऑप्टिकल फाइबर और केबल संबंधित गतिविधियों को भी अब सरकार ने अनुमति दे दी है। इन सभी को 20 अप्रैल से छूट मिलेगी। बता दें कि इससे पहले बुधवार को गृह मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र, मेडिकल, डिस्पेंसरी आदि कई सेक्टरों को लॉकडाउन में छूट दी थी। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए और बढ़ा दिया था, जिसके बाद नई गाइडलाइन सरकार ने जारी की थी और उसके बाद कई सेक्टरों में छूट भी दी थी, लेकिन अब सरकार ने एक नई छूट जो है फिर से दी है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो केरल में 20 अप्रैल के बाद होगा वाहनों के लिए 8 ईवन प्रणाली लागू। सीएम पिनराई विजयन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि वाहनों के लिए 8 ईवन प्रणाली को 20 अप्रैल के बाद कुछ प्रतिबंधों के साथ राज्य में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाहनों के लिए 8 ईवन व्यवस्था को आंशिक प्रतिबंध वाले जिलों में 20 अप्रैल के बाद लागू किया जाएगा। महिलाओं द्वारा संचालित वाहनों को रियायत दी जाएगी। इसी बीच केरल सरकार राज्य के जिलों को 4 क्षेत्रों में क्लब करने की केंद्र की मोदी सरकार से अनुमति मांग रही है। वहीं आपको बता दें तो ये काफी बड़ा फैसला लिया है केरल सरकार ने। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो आज आपको करा देते हैं मौसम अपडेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के आसपास विकसित हुए पश्चिम विक्षोभ की वजह से देश के अन्य उत्तरी राज्यों के साथ ही उत्तर प्रदेश भी शुक्रवार से मौसम का मिजाज बदला है। पश्चिमी यूपी में शुक्रवार की शाम को धूल भरी आंधी चली और कई जगहों पर हल्की बारिश हुई। मौसम निदेशक जेपी गुप्ता के अनुसार शनिवार को भी राज्य के कई जिलों में धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। जेपी गुप्ता ने बताया ये पश्चिम विक्षोभ का असर रविवार और सोमवार को भी जारी रहेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश का मौसम खराब बना रहेगा। इसके साथ ही कहीं कहीं ओलावृष्टि के भी आसार जताए गए हैं। मौसम होने वाला ये बदलाव प्रदेश के किसानों के लिए नई मुसीबत लेकर आने वाला है, क्योंकि इन दिनों गेहूं की कटाई जोरों पर चल रही है। तो ये काफी बड़ा अपडेट है मौसम को लेकर। इसी बीच अगली खबर की ओर बात करते हैं। लॉकडाउन 2 में इन कामों के लिए 20 अप्रैल से छूट देगी महाराष्ट्र सरकार, लिस्ट जारी। वहीं मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र सरकार ने ऐसी चुनिंदा गतिविधियों की एक सूची जारी की है जिनकी अनुमति 20 अप्रैल से दी जाएगी। इसमें रोजमर्रा की आवश्यक गतिविधियों को शामिल किया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं भारत सरकार के निर्देश अनुसार इन गतिविधियों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तवज्जो दी गई है। इन गतिविधियों की छूट सिर्फ उन इलाकों में दी जाएगी जिन्हें हॉटस्पॉट घोषित नहीं किया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं उद्धव सरकार ने अपनी जारी की गई लिस्ट में नॉन हॉटस्पॉट इलाकों में जिन गतिविधियों को शुरू किया गया है उनमें शामिल हैं सभी स्वास्थ्य सेवाएं, सभी कृषि
कृषि और बागवानी से जुड़ी गतिविधियां, नारियल, काजू और मसाला आदि की खेती, पशुपालन फार्मों का चालू किया जाना, बैंक शाखाओं, एटीएम और ई-कॉमर्स कंपनियों आदि को खोल दिया जाएगा। तो ये उद्धव सरकार का काफी बड़ा फैसला सामने आया है। और वो उस वक्त कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था, इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है उसके बारे में बहस हो इस ऐवान में। आपने फैसला लिया, हम इसका खैर मुकद्दम कर